करीब 21 साल की एक लड़की अपने घर से अचानक ही लापता हो जाती है। जब घर वालों को इस बात की भनक लगती है तो उस लड़की को हर जगह ढूंढा गया, तलाश किया गया, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। आखिरकार घर में एक तरह से तूफान आ जाता है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ के लाइए। एक दरोगा आखिरकार उस लड़की को तलाश कर लेते हैं, ढूंढ के ले आते हैं। पहले तो लड़की गायब होती है तो घर में कोहराम मच जाता है, तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दरोगा उस लड़की को लेके आता है तो फिर दरोगा के घर में, न केवल घर में बल्कि उसके विभाग में भी तूफान आ जाता है। और शुरुआत में उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, बाद में दरोगा सस्पेंड हो जाता है। यदि पुलिस ईमानदारी से इस मामले की जांच पड़ताल करे तो शायद उस दरोगा को जेल भी जाना पड़ेगा। और इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस में किरकिरी मच गई है। हर कोई ये सोचकर हैरान है कि आखिरकार दरोगा ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना है रेल बाजार, और इसी का ही एक इलाका लगता है फैतफुलगंज। दरअसल एक विधवा महिला, उसके 3 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी जो सबसे छोटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, 22 सितंबर 2024 को अचानक ही घर से लापता हो जाती है। उस महिला ने अपनी बेटी को हर जगह तलाश किया, उसके बारे में पूछताछ की, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन वो 21 साल की लड़की जब अचानक से लापता हो जाती है तो उसके बारे में कोई खैर खबर मिल नहीं रही थी। माँ रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, भाई भी अलग अलग ढूंढते हैं, बहन भी ढूंढती है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसको तलाश नहीं किया गया। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो घर वाले बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार मां संबंधित थाने यानी कि रेल बाजार पहुंचती है और रेल बाजार जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताती है कि मेरी बेटी घर से अचानक लापता हो गई है। पुलिस वालों ने शुरुआत में तो इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब मां बार बार थाने आ रही थी, बार बार पुलिस के रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द तलाश कर दीजिए, आखिरकार वो कहां होगी, किस हाल में होगी, परेशान होगी, आप ढूंढ दीजिए, तब पुलिस की आंखें खुलती हैं, नींद टूटती है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है गुमशुदगी का। और इस मामले की जो जांच दी जाती है वो फैतफुलगंज के चौकी इंचार्ज होते हैं गजेंद्र सिंह को जांच दे दी जाती है। गजेंद्र सिंह से कहा जाता है कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढा जाए, तलाश करके परिवार वालों को सुपुर्द कर दी जाए। आखिरकार परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान जो हैं। आखिरकार गजेंद्र सिंह ने इस लड़की के पास जो मोबाइल नंबर थे या जिसके ये लड़की संपर्क में थी, उन सबके नंबरों को सर्विलांस पे लगाया जाता है। और सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस हर वक्त सक्रिय हो जाती है देखने के लिए कि आखिरकार कहीं इसकी कोई लोकेशन मिल जाए, कहीं इससे कोई ऐसा तार जुड़ जाए जिससे उस लड़की तक पहुंचा जा सके। आखिरकार पुलिस को एक दिन सफलता मिल जाती है और पता चलता है कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है, मुंबई के उस इलाके में इस लड़की की लोकेशन मांडवी इलाके में देखी गई है। आखिरकार पुलिस ने एक टीम बनाती है। टीम की अगुवाई कर रहे थे चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह, और गजेंद्र सिंह के साथ 1-2 महिला कांस्टेबल भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और एक टीम तैयार की जाती है। साथ ही जो लड़की का भाई होता है उसको भी साथ ले लिया जाता है। कार से सीधा मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई जाने के बाद जिस लोकेशन पर वो लड़की थी, आखिरकार उसकी सर्विलांस की मदद से वो लड़की मिल जाती है। और जैसे ही लड़की मिलती है उसको हिरासत में लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की मुकदमा दर्ज है, अब तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो भी तुम्हें कोर्ट में बोलना है उसके बाद ही तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकती हो, लेकिन ऐसे तुम नहीं रह सकती। आखिरकार पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, भाई को भी गाड़ी में बिठाया, और जो बाकी पुलिस वाले थे चौकी इंचार्ज सबके सब कार में बैठ जाते हैं। और यहां से सफर शुरू होता है 1307 किलोमीटर का, यानी कि 1307 किलोमीटर का सफर था। ये मुंबई के मांडवी इलाके से कानपुर के इस रेल बाजार थाना क्षेत्र में जाना था। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट थी, उस पुलिस वाले की जो नजर थी इस लड़की पर कुछ टेढ़ी सी नजर पड़ जाती है, यानी कि देखते ही वो उस लड़की को तरह तरह की उसकी आंखें कुछ बता ही रही थी। भाई भी शायद समझ रहा था, बहन भी समझ रही थी, बाकी लोग भी समझ रहे थे, लेकिन वो बड़ा अधिकारी था, उन सब में किसी की कहने की कुछ हिम्मत थी नहीं। अभी गाड़ी चलकर 182 किलोमीटर ही चली थी, यानी कि नासिक पहुंचे थे मुंबई से। और जैसे ही मुंबई से नासिक पहुंचते हैं, गाड़ी रोक ली जाती है। लड़की के भाई से कहा जाता है कि तुम्हें उतरना होगा और हमें एक और लड़की को बरामद करना है, लड़की हमें झांसी मिलेगी, आप एक काम करो, यहां से सीधा घर पहुंचो और फिर जाकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आए तो बताना। लड़का बार बार कह रहा था कि साहब समझने की कोशिश करो, बहन है मेरी। लेकिन पुलिस वालों ने उसे डराया, धमकाया, कहा कि जैसा कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि हमें और भी काम है। वो लड़का कुछ कर नहीं पाता और वो एक रेल का टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद सीधा कानपुर की तरफ वो सफर चलने लगता है। अब लड़की, साथ ही दरोगा, उसके साथ जो और पुलिस की टीम के सदस्य होते हैं वो सब बैठे हुए थे इत्मीनान से। तभी उस दरोगा के मन में अचानक से गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और उस लड़की के तन को अलग अलग हिस्सों पे छूना शुरू कर देता है, उससे अश्लील बातें करने लगता है। वो लड़की विरोध करती थी तो उसको फिर बुरी तरह डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसने जो ये इतने दिन तक गायब रही थी उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया,
वो लड़की शांत हो जाती है। तभी आगे जो एक महिला सिपाही बैठी हुई थी उसने कहा कि सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको ये बातें करना शोभा नहीं देता। आप और हम लोगों को सबको एक जिम्मेदारी दी गई है, हम अपनी ड्यूटी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप इस लड़की के साथ इतनी गंदी इतनी भद्दी हरकतें क्यों कर रहे हो। जैसे ही महिला सिपाही ने ये बात कही, दूसरे सिपाही के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो भी दरोगा से कहता है कि साहब, आपको ये सब करना अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत करो। दरोगा ने महिला सिपाही को भी डांट दिया, जो दूसरा कांस्टेबल होता है उसको भी डांट दिया, और फिर से वो अपनी हरकतों में शुरू कर देता है। सफर शुरू होता है। 182 किलोमीटर का साफ सुथरा सफर खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस वाला चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन 1125 किलोमीटर का जो सफर था, नासिक से लेकर कानपुर तक, उस लड़की की जिंदगी का सबसे दूभर सबसे बुरा सफर था, क्योंकि उसको बार बार उसे टॉर्चर किया गया, उसको बार बार उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को छूने की कोशिश की गई, उस लड़की के साथ वो सब करने की कोशिश की जो एक सभ्य नागरिक कभी भी सोच भी नहीं सकता। ये सब यहां सब हो जाता है। उसके बाद जब ये 10 अक्टूबर 2024 को कानपुर इनकी कार पहुंच जाती है, जब कार यहां तक पहुंचती है तो लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो लड़की पेश होती है तो बताती है कि जी जहां वो रहती है उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उस लड़के से उसे प्यार हो गया था, उस लड़के से वो प्यार करती है और प्यार की वजह से ही वो अपना घर छोड़कर चली गई थी। वो अपनी मर्जी से गई है, 21 साल की उसकी उम्र है और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिए। मैं उस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, अपनी माँ या भाइयों के साथ रहना नहीं चाहती। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए जाते हैं, क्योंकि लड़की बालिग थी, कानून भी यही कहता है कि 21 साल के बाद लड़की या 18 साल के बाद वो फैसला ले सकती है, कहीं भी जा सकती है। जज ने जैसा उसने कहा वैसे ही उसने कर दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपने भाई से रास्ते की, यानी कि लगभग 1125 किलोमीटर के सफर में उसने जो परेशानियां झेली थी, दरोगा ने जो उसके साथ अश्लीलता की थी, बदतमीजी की थी, उसको छूने की कोशिश की थी, बैक टच जो किया था, उस सब के बारे में बताया। भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पुलिस के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे झिटक देते हैं, जाने के लिए कह देते हैं। वो लड़का शांत हो जाता है। तो उसके बाद फिर से कोशिश करता है। उच्च अधिकारी तक बात पहुंचती है। मामला जब उच्च अधिकारियों में पहुंचता है तो चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। जो साथ गए थे उनसे पूछा जाता है क्या इसमें कुछ सच्चाई है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जो सच था उसको कबूल कर लिया। ये मामला कहीं ज्यादा हाईलाइट न हो जाए, इसलिए चुपचाप उस दरोगा को 15 अक्टूबर 2024 को लाइन हाजिर कर दिया ताकि मामला शांत रहे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बात इतनी चली कि सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो गई, बात इतनी चली कि अखबारों में प्रकाशित हो गई, बात इतनी चली कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनलों के वेब पोर्टल पर यह खबर चलने लगी कि एक दरोगा ने किस तरह से एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें की, उसको बैड टच किया, उससे भद्दी भद्दी बातें की। इससे पहले कि मामला ज्यादा हाईलाइट होता, 21 अक्टूबर 2024 को उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे ही दरोगा सस्पेंड होता है तो उसके बाद फिर मामला और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अभी मामला अभी ज्यादा हाईलाइट होने वाला था कि इस दरोगा की एक और कहानी सामने पेश हो जाती है। दरअसल इसकी पत्नी होती है प्रियांशी चौधरी। प्रियांशी चौधरी बड़े अधिकारियों के सामने पेश होती है और जाकर कहती है कि साहब मैं भी अपनी एक कहानी बताना चाहती हूं। दरअसल इस दरोगा जिसका नाम गजेंद्र सिंह होता है, उसकी शादी प्रियांशी चौधरी से होती है। 22 अप्रैल 2023 को शादी के 1 महीने बाद वो अपने पति के साथ कानपुर रहने लगती है और जो पति के असली रंग था वो रंग दिखने लगता है। किस तरह की उसकी गंदी सोच थी, किस तरह के उसके गंदे कारनामे थे। वो अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता था, किसी न किसी बहाने से बातचीत करता था। जब प्रियांशी चौधरी इस पर रोकथाम करने की कोशिश करती थी तो उसे या तो चाकू से डरा दिया जाता था या फिर उसकी कनपट्टी में पिस्टल लगा दी जाती थी कि ज्यादा ताका झांकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तब हो जाती है जब प्रियांशी का ही नंबर अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो बताती है कि कई महिलाओं के साथ इस व्यक्ति के अवैध संबंध हैं। यही नहीं, इस व्यक्ति यानी कि दरोगा के एक महिला दरोगा के साथ भी अवैध संबंध है। अगर इन मामलों की पुख्ता तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो शायद इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी कि ये कितनी गंदी जहनियत का इंसान है, कितनी गंदी सोच रखता है महिलाओं के लिए, उनको ये हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब इस तरह के प्रियांशी चौधरी ने आरोप लगाए तो मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट कर दिया। पहले लाइन हाजिर होता है, फिर वो सस्पेंड हो जाता है दरोगा। उसके बाद अब कार्रवाई यानी कि शिकायती पत्र उसके खिलाफ दे दिया गया है। एफआईआर दर्ज हुई तो हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े, क्योंकि इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस में उस दरोगा की वजह से पुलिस की जो छवि धूमिल हुई है। न केवल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि योगी जी पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जहां महिलाओं को बचाने की बात की जाती रही है, जहां महिलाओं पर छेड़छाड़ को लेकर कई लोगों की टांग में गोलियां मार दी जाती हैं, कई लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता है छेड़छाड़ करने वालों के। ऐसे मामले में इस दरोगा के प्रति इतना शिथिल रवैया, इतना पोलाइट रवैया क्यों अपनाया गया है, यही इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं। पुलिस क्या वाकई अपना ईमानदारी से काम करेगी या नहीं करेगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से दरोगा की करतूतें और उसके कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे खाकी पर कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। खासकर लड़कियों को बताना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। जिस तरह से वो लड़की यहां से अचानक से गायब हो जाती है, न केवल उसकी जिंदगी में परेशानी हो जाती है बल्कि भाइयों की जिंदगी में परेशानी हो जाती है। काश उसने अपने परिवार वालों को समझाया होता, सहमति जताई होती, या फिर जो भी कानून का सहारा लेकर जैसे अब जिंदगी जी रही है वैसे जीती, तो शायद उसकी जिंदगी में इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती। और पुलिस को भी अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए था। सैल्यूट उन बाकी महिला सिपाही या बाकी सिपाहियों को जो उस कार में बैठे हुए थे और उन्होंने सच का साथ दिया और जो दरोगा की करतूतें थी सबके सामने लाकर रख दी, और बाकी जो खाकी की लाश थी उसको बचाने में पूरी पूरी भूमिका निभाई। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, उन्हें बताना चाहते हैं। मोहम्मद जीशान है, अनिल चौधरी, करमवीर सिंह है, माही शर्मा, नाजिम पठान, शिवम कुमार, सत्येंद्र कुमार, अफजल खान, किशन कुमार, पूजा अग्रवाल, ललिता, आरिफ हुसैन, रमेश कुमार, माही राशि, नदीम खान, विजय कुमार, काशिफ अली, साधना, भुजपाल सिंह राणावत, रेनू सिमोन, मोहम्मद रियाज, अंकिता सिंह, दिनेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।